हेलो बच्चों। तो आज हम लोग केवीपीवाई का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन थे और कैसे सॉल्व करने हैं, है ना? तो वो देखना है। बाकी जेई मेन आने वाला है, तो कुछ एक क्वेश्चन उससे भी मतलब उसी टाइप से मिल जाएंगे इसमें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग अभिवीर। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है और लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये तो डेफिनेशन है पहला लाइन तो। और फॉर ए रियल नंबर ये हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग लॉजिक थोड़ा लगा सकते हैं तो लगाएंगे, और बाकी ये क्वेश्चन ग्राफ से भी होते हैं। मतलब अगर हम लोग को ग्राफ बनाना आता है तो लेफ्ट का ग्राफ बनाओ, राइट का ग्राफ बनाओ। जितनी जगह कट करता है उतने आंसर हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग को हमेशा, अब जैसे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें लॉजिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो लॉजिक के हिसाब से देखते हैं। ये हमारा जो लिखा है ये क्या है? इंटीजर है। ठीक है। ये क्या है? हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर ही मतलब हो सकता है, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। इसका ये मतलब है कि इन दोनों की वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि x क्या होना चाहिए। होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सुश्वेता। ये समझ में आया ना? ये हमारा लेफ्ट साइड इंटीजर लिखा है और वन भी इंटीजर था। तो इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू ही इंटीजर आता है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हमारा x भी इंटीजर होना चाहिए। अब अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है? x इंटीजर है। और जैसे ही ये लिखा, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे क्या है? x इंटीजर है। ऐसे लिख लिया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स निकाल लो। 1 + -√5/2। तो इससे जो भी आ रहा है ये इंटीजर तो नहीं दिख रहा, है ना? 1 + √5/2 या 1 - √5/2 इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये होना चाहिए था। ये रहा है। तो यानी क्या हुआ? आंसर हो गया इसका नो सॉल्यूशन। बाकी ग्राफ अगर बनाना आता है तब तो ठीक है। मतलब ग्राफ अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ जैसे हम लोग पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ेंगे, सब कुछ होगा, है ना? तो ग्राफ अगर बनाना आता है तो लेफ्ट का ग्राफ और राइट क्या है? लाइन है। तो दोनों देख लो कितनी जगह कट कर रहा है। तो वो इससे ज़्यादा, वैसे ग्राफ से ज़्यादा अच्छा लॉजिक था, है ना? कभी कभी हम लोग को ये सब लॉजिक जरूर पेपर में हमेशा लगाना पड़ता है, ध्यान रखना होगा उसका। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब ये दिया है कि एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दी गई हैं और उसमें b1 c1 और b2 c2 नहीं पता है हमें। और दो कॉमन रूट्स हैं। कॉमन रूट्स किस तरह निकालते हैं ये हमें आइडिया है, जैसे क्वाड्रेटिक में जो होता है ना उसी तरह सोचते हैं इसमें। सपोज देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल q1, ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर है। तो इसमें ये देखो कि p1 में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो और p2 में भी कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो और माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चीज है एक्स स्क्वायर आ रही है, मतलब एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो रहा है ना? क्यूबिक वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें तो हम लोग का एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा अगर डिफरेंस करेंगे तो इसमें से ये प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर आएगा माइनस, ये -b2, उधर b1 है, तो b2 - b1 लिख दें, और c1 - c2 ये बनेगा।
ठीक है। अभी अगर हम लोग इसमें समझे, जैसे ये वाली चीज़ तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि अगर हम लोग को कॉमन रूट्स निकालना है तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं ना कि हमारा रूट निकल आए, तो अगर इसको डायरेक्टली माइनस कर दो तो दो कॉमन रूट थे, डायरेक्टली तुमने दो माइनस किया, एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब इससे क्या होगा, इसके दो रूट होंगे। ठीक है। तो इसी से जो वैल्यू आएंगी ना, दोनों जो दोनों वैल्यू आएंगी वही उसके रूट हो जाएंगे। ठीक है। मतलब अल्फा मान के हम लोग करते थे, अल्फा रख दो इक्वल टू जीरो, इसमें भी अल्फा रख दो और माइनस करके देखो तो यही बनेगा। अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो आएंगे, इक्वल टू जीरो करके चलेंगे तो दो रूट्स आ जाएंगे। चलो ठीक है। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इससे इससे हमें पता चल रहा है Q1 हमारा 1 होना चाहिए, Q2 हमारा -1 होना चाहिए, तभी ये चीज बन रही है ना। तो ये तो हमें पता चल गया। ठीक है। बाकी वो डायरेक्ट कंपैरिजन है, मतलब B2 माइनस B1 कितना है, 3 है, और C1 माइनस C2 2 है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कॉमन रूट वाली कंडीशन में कॉमन रूट निकालते हैं ना, तो डिफरेंस करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन रही है। डिफरेंस करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको जीरो रखोगे तो x इक्वल टू 1 और 2 रूट मिलेगा, तो यानी P1 और P2 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो होना चाहिए क्योंकि कॉमन रूट के हिसाब से जब डिफरेंस करके तुम रूट निकाल रहे हो तो वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी करेगा। ये वाले को सी और डी तो ऑप्शन नहीं हो सकता ना, दिख रहा है, ये तो दोनों जीरो है। तो बचा क्या, ए और बी में अब तुम्हें देखना पड़ेगा। तो P2 1 और ये तो तुम्हारा P2 1 तो जीरो ही है। इसमें 4026 लिखा है, इसमें 4028 लेंगे, तो अभी हमें 3 सॉल्व करना पड़ेगा। P1 3 सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। और P1 3 कैसे सॉल्व होगा, जब हमें B1 और C1 पता चल जाए। तो P1 हमारा क्या है, जीरो है, रखो जरा। तो क्या हो जाएगा, 1 - 20 B1 प्लस C1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और ऐसे ही फिर P1 2 भी जीरो है। 8 - 80 2B1 प्लस C1 इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 1 है और ये 2 है, इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा B1 निकल आएगा। तो माइनस कर देते हैं, इसमें माइनस करो जरा, माइनस प्लस माइनस माइनस, -7 प्लस 6060 माइनस B1 इक्वल टू जीरो। B1 की वैल्यू आ गई 6053। ठीक है, B1 के लिए 6053 आ गई। C1 कितना होगा, C1 यहां से रख के निकालो, है ना, यहां से हम लोग C1 निकालेंगे। अब तो C1 की वैल्यू कितनी है, ये 6053 और +1 हो जाएगा 6054, -6054 प्लस 2020। ठीक है, माइनस करो तो 4034 माइनस का C1 और B1 पता चल गया, बस हो गया काम हमारा। अब हमारा काम है, ये देखो ये टर्म तो जीरो ही होगा, P2 1 तुम्हारा जीरो ही होने वाला है। तो P1 3 बस, P2 1 हो वो तो जीरो हो गया, P1 3 निकाल लो। तो P1 3 मतलब कितना होगा, 3³ 27 माइनस 18180 3B1 इसमें मल्टीप्लाई करना है, 18159 और C1 -4034। ठीक है। अब ये देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये वाला तो ऐड हो जाएगा और ये वाला ऐड, और उसमें फिर माइनस करना पड़ेगा। तो देखो कितना आ रहा है, ये माइनस, ठीक है। और इसका ऐड करो,
ये आ रहा है। ठीक है, अब माइनस करो। तो ये देखो सॉल्व हो रहा है, मतलब -4028 आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब P13 + 40280 होना चाहिए ना। तो ऑप्शन ए हो गया बिल्कुल। हाँ, सबसे ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कॉमन रूट वाली चीज़ थी ना, वो हमने देखा है इसमें, कि जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे उसी तरह से यहाँ पे क्यूबिक दे दिया तो कोई फ़र्क नहीं। जो तुम इनके हिसाब से क्वाड्रेटिक बनाओगे, इन दोनों को माइनस करके, उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो उन दोनों के रूट्स हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, इसको देखो। सपोज पी क्यू आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट √p + √q + √r इज ऑल्सो रेशनल, देन ऑप्शन में क्या है? तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही मतलब सिंपल टाइप से होना चाहिए, है भी। हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है बहुत ही छोटी क्लास में, कि रैशनल, वो भी पॉजिटिव रैशनल की बात हो रही है ना। रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल होता है, और रैशनल प्लस इररैशनल इज इक्वल टू इररैशनल होता है। और इरेशनल प्लस इरेशनल, रैशनल हो सकता है लेकिन फिर पॉजिटिव नहीं होगा वहाँ पे, वो बीच में नेगेटिव कर दो माइनस साइन के साथ अगर देखो तो वो फिर वहाँ पे रैशनल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये क्या है हमारा, अगर तुम इरेशनल मान के चल रहे हो तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस है, प्लस कर रहे हो, फिर प्लस कर रहे हो, तीनों ऐसा करके है ना। तो तीन फिर तीन अगर तुम ऐड कर रहे हो इरेशनल नंबर तो फिर इरेशनल ही आएगा। ठीक है, और नंबर ही पॉजिटिव है, ऐसी बात नहीं कि तुम ऐसा समझो कि √3 और -√3 को तो ऐड करने में जीरो हो जाएगा, तो वैसा नहीं, माइनस वाला नंबर ही नहीं आ रहा है। तो ये जीरो, ये फिर वाली बात नहीं है ना। ये तो फिर ऐसी बात है कि अभी यहाँ पे जो अगर तुम्हें रैशनल चाहिए तो फिर तीनों ही अलग अलग रैशनल होने चाहिए, तो अभी भी एकदम करेक्ट है। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, रैशनल प्लस रैशनल प्लस रैशनल। तो रैशनल है ना, इसका मतलब ये हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा सा समझना। और बाकी प्रूविंग करने के लिए फिर तो तुम ऐसे कि ये रैशनल है उसको p/q मान के चलो और फिर प्रूव करो, जैसे करते हो राइट साइड स्क्वायरिंग करो, वो सब करो, पर लॉजिक से। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है ना। ये 10th एंड में बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन अगर देखो तो उसी हिसाब से है ना। बहुत डिफिकल्ट नहीं है एकदम। जैसे तुम अगर थोड़ा प्रॉपर्टी बताओ तो ये वाला क्वेश्चन में हो गया। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें लिखा है ACB एंगल, और सर्कल, सर्कल है तुम्हारा ऐसे करके, उस पे तुम्हारा ऐसे दिया है। ठीक है, और उसने बोला है कि रेडियस इसकी 1 है और ACB π/4 है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग सेंटर के पास जाते हैं। सेंटर यहाँ पे है इसका, और सेंटर के हिसाब से अगर आर्क पे जो एंगल होता है उस सेंटर पे आर्क के एंगल का डबल होगा, मतलब 90 होना चाहिए। और फिर 90 जब होगा तो उसको भी अब तुम डिवाइड कर सकते हो ऐसे, π/4, π/4। ठीक, ये हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 1 cos π/4, मतलब 1/√2 अगर इसको d बोल रहे हैं तो। और AD + DB क्या होगा, AB होगा, सिंपल। यानी 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है,
तो सिंपल था ये। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक्स और वाई बी टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमेशा ऐसा ध्यान में आता है कि ए एम जी एम एच एम, है ना, ये सब हम लोग का पॉजिटिव रियल नंबर्स पे अप्लाई होता है। और कहीं पे भी मिनिमम मैक्सिमम की बात हो तो ज़रूर ऐसा सोचा जाता है कि ए एम जी एम एच एम में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ऐसा सोचा जा सकता है कि x प्लस वाई वन है तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई कब आएगा? एच एम के केस में आ सकता है ना, एच एम के केस में आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? ए एम इज ग्रेटर देन एच एम लिख दो, ग्रेटर और इक्वल टू एच एम। इक्वालिटी के केस में, इक्वालिटी के केस में वो नंबर्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ए एम कितना होगा? एक्स प्लस वाई बाई टू, और इसी एक्स और वाई का एच एम क्या होगा? टू अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। इसको इधर भेज दो और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? वन है, ये वन रख दो, इसको इधर भेज दो तो वन बाई एक्स प्लस वन अपॉन वाई ग्रेटर और इक्वल टू क्या आ रहा है? फोर आ रहा है। मतलब ये हो गया। तो ए एम ग्रेटर देन एच एम वाले या जी एम वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना। हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हाँ, सुष्मिता डी आंसर सही है। तो समझ में आया? तो कहने वाला है कि ए एम जी एम वाला भी ध्यान रखना है अच्छे से। तो हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। ए बी सी डी be a quadrilateral such that there exists a point E inside the quadrilateral A equal to B equal to C equal to D. Suppose अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीन एंगल हैं, तो मीडियन बताना। तो मीडियन मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, जो बीच वाला टर्म होगा वही तुम्हें बताना होगा। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अभी तुम डी ए बी और ए बी सी और बी सी डी को मान लो ऐसे, है ना, ए माइनस डी ए बी सी, ए पी में तीन टर्म है तो तुम ऐसे ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो इसमें बोला जा रहा है वो अब करते हैं। एक ई पॉइंट है जो तीनों से ठीक है, ऐसे ये ई पॉइंट है और ए बी सी और डी। ठीक, ठीक है, एंगल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। इसको ले लेते हैं अल्फा। तो ए इज इक्वल टू बी है, ये भी अल्फा होगा। ठीक है, और हमने जो एंगल इसमें मान रखा है ए बी सी वो कितना है? ए है, तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस अल्फा। ये कितना होगा? ए माइनस अल्फा, क्योंकि सी इज इक्वल टू बी है। ठीक है, फिर ये वाला एंगल कितना होगा? तो हमारा ये जो पूरा एंगल था वो कितना था? ये हमारा ए प्लस डी था। तो ए प्लस डी में तुम्हें ए माइनस अल्फा को माइनस करना है। तो ए प्लस डी माइनस ए, मतलब इसको लिखोगे ए प्लस डी माइनस ए माइनस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा? डी प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। ठीक, तो ये भी कितना होगा? डी प्लस अल्फा होगा। ये कितना है? ये हमारा पूरा एंगल ए था, नहीं ये हमारा एंगल था ए माइनस डी, उसमें से तुम्हें माइनस करना है तो ए माइनस डी माइनस अल्फा है। ये कितना हो जाएगा? ए माइनस डी माइनस अल्फा होगा। सारे एंगल निकाल लिए, सबका सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए, तो ऐड कर दो। इन तीनों का सम तुम्हें पता है, जैसे इन तीनों का सम करो तो कितना है? 3a है, मतलब 3a प्लस
ये वाला और ऐड कर दो तो देखो डी प्लस अल्फा डी माइनस अल्फा ये कैंसिल हो रहा है ना, इज इक्वल टू 360। ठीक, ये कैंसिल हुआ, 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 360, ए कितना आ गया 90, सॉल्व होगा। और ए ही हमें निकालना था क्योंकि ये बीच वाला टर्म है। समझ में आया? बाकी इसको तुम मतलब अगर ऐसा कुछ ले सकते हो कोई कोऑर्डिनेटर जिसकी वजह से ये वाला कंडीशन ट्रू हो, तो फिर उससे तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो भी ठीक होता। बाकी करने का तरीका यही है। समझ में आया? देखो इसमें हमने वो मान लिया था, उसके बाद जो बोला गया है बस साइड्स इक्वल है तो एंगल भी हमारे सेम होंगे, वो वाली कंडीशन लेके चलें, और सबका सम 360 कर दिया है, तो उससे हमारा ए आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना है एक्स वाई ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग 2x प्लस 3y 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 5 टू दी पावर एक्स वाई, ये करना है हमें। ठीक है, तो देखो वैसे एक सोल्यूशन तो दिख रहा है ना, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रख दो तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक, और बाकी अगर तुम बढ़ाओगे वैल्यू तो क्या होगा, 5 की पावर में ज़्यादा वैल्यू आने लगेगी। चलो देखते हैं। अगर हम लोग 5 की पावर एक्स वाई को 2 प्लस 3 के हिसाब से लिख दें, ठीक है, और फिर बाइनोमियल ओपन कर दें, तो एक्स वाई सी 0 2 की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई सी 1, यहाँ पे 2 की पावर एक्स वाई माइनस 1 3, फिर लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एक्स वाई सी एक्स वाई प्लस 3 की पावर एक्स वाई होगा। हाँ अभी भी एकदम करेक्ट है, 1 आना चाहिए, क्योंकि ये नंबर देखो क्या दिख रहा है, ये देखो क्या दिख रहा है, एक्स वाई है और यहाँ पे ये और ये, ठीक है, और बीच में बहुत सारे टर्म लिखे हैं जो कि पॉजिटिव में हैं, तो एक्स वाई और एक्स, अगर वाई 1 होगे तब तो ठीक है, 2x प्लस वो बन जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो दो नंबर मिल रहे हैं, इसी को अगर तुम इससे कंपेयर कर दो, ठीक है, तो वो बड़ा होने लगेगा, और बीच में और भी टर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो 5 की पावर एक्स वाई जो होगा वो केवल एक ही वैल्यू पे इसके इक्वल आ सकता है, और वो है हमारा x और y दोनों 1। बाकी 5 की पावर एक्स वाई बड़ा होगा 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर वाई से। हाँ क्यों नहीं, उसमें सुश्रिता लॉजिक बस यही लगाना था कि देखो तो 5 की पावर एक्स वाई जो है ना, 5 जो है वो अगर उसकी पावर बढ़ाओगे तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और 2 की पावर है तो वो उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना 5 की पावर बढ़ेगा, तो अगर तुम्हारा कहीं पे इक्वल हो गया तब ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कहीं जाओगे तो 5 बहुत ऊपर जाने लगेगा, और ऊपर जाएगा तो कभी इक्वेट नहीं हो सकता। तो अगर पुट करके देख लो तो भी ये वाला लॉजिक तो लगाना था, है ना? ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक, 8th, तो इसमें लिखा है कि इफ द इंटीजर 1 to 21 आर रिटन एज सिंगल इंटीजर लाइक ऐसे, देन द 21 डिजिट निकालनी है काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 ये सब सिंगल डिजिट वाले नंबर हैं, अगर इसको काउंट करोगे तो जो नंबर लिखा है वही उसका पोजीशन भी है, मतलब अगर इसमें देखो तो ये कितने हो गए, सिंगल डिजिट वाले हुए 9। ठीक है, अगर 2 डिजिट वाले अगर हम लोग देखें तो उसको डबल काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, डबल काउंट करना पड़ेगा,
टू डिजिट वाले, तो इसमें तुम 10 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, 99 तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितने नंबर है, 90 है, तो 90 इंटू टू 180 हो गया ये। अगर थ्री डिजिट वाले में जाएंगे तो हमें 100 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 999 तक जाना पड़ेगा। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 990 हो जाएंगे, इंटू थ्री कर दो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। मतलब हम लोग जो पता करने वाले थे ना, वो यहाँ कहीं है बीच में, तो 990 तक मत जाओ, क्योंकि ये फिर बड़ा होने लगा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ तक नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ कोई एक नंबर है जिसमें हमें पता करना है। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि कितनी डिजिट निकल गई हैं। 180 प्लस 9, 189 निकल चुकी हैं। ठीक है, थ्री डिजिट वाला जो नंबर है वो कितने, एक डिजिट को हम लोग थ्री बार, मतलब एक नंबर को तीन, एक नंबर में तीन डिजिट है। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हें तो ये चाहिए ना, तो अभी कौन से प्लेस पे नंबर होगा वो, इसमें से तुमने 189 माइनस किया। ये तो 1832th दो डिजिट होगी, वो हमें बतानी है इस पे। ठीक, अब अगर क्योंकि हमें पता है एक नंबर तीन बार काउंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम तीन से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, तीन से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दो हटा के करोगे तो 610 प्लस टू डिजिट टू आएगा, ऐसे करके अगर थ्री से डिवाइड कर रहे हो तो। अब 610 ऐसे नंबर लिखे जिसको तुमने तीन से मल्टीप्लाई करके 1830 बन रहा होगा, 1830, है ना, उसमें दो डिजिट और चाहिए होंगी। अभी 610 जो नंबर्स हैं टोटल, वो 100 से स्टार्ट करो तो कहाँ तक जाएंगे, 610 वाला नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, 709 होगा, है ना, 709 होगा। 709 होगा ना। अब इसमें ये तुम्हारा कौन सा 1830th डिजिट ये है। अब इसको तुम करो तो सेवन, फिर अगला नंबर लिख रहे हो पूरा 10 होगा, तो ये होगा 1831th, ये होगा 1832th, होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी आ जाएगा। समझ में आया, मतलब यहाँ पे जो डिजिट है ना, वो तुम सिंगल वैसे मत काउंट करना है, जितनी डिजिट है उतने ही वो, जितने जितना डिजिट का नंबर है उतनी डिजिट काउंट करनी है। ठीक है, तो चलो हो गया क्वेश्चन ये, नेक्स्ट करते हैं। ट्राइंगल दिया है एबीसी, पॉइंट डी चोजन ऑन बीसी सच दैट बीडी और डीसी का जो रेशियो है वो 2:5 है। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द सर्कम सर्कल ए बी सी सच दैट, ऐसा है। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे हमने इसको बी लिखा, इसको सी लिखा और इसको ए लिख दिया। ठीक, यहाँ कहीं डी है, बी डी और डी सी का जो रेशियो है वो 2:5 है, तो इसको 2x और 5x लिख दें। और लेट पी बी ए पॉइंट ऑन सर्कम सर्कल, तो मान लो कहीं पॉइंट, ये मान लिया हमने पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, सच दैट पी डी बी इज इक्वल टू बी ए सी। पी डी बी ये वाला, ये एंगल मान लो तुम अल्फा है, मान लिया ऐसे ही। ठीक है, तो पी डी बी इज इक्वल टू बी ए सी है, मतलब ये भी एंगल अल्फा होगा इसके अकॉर्डिंग।
पी डी बी इज इक्वल टू बी ए सी, ठीक है। अब अगर सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से जाओगे तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए। अगर ये बी यहाँ से पी को सी से मिला दो तो सेम कॉर्ड पे अगर तुम एंगल देख रहे हो आर्क पे तो वो सेम होता है। इसका मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें तो एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ट्राइंगल पी डी बी, ठीक है। और ट्राइंगल पी पी वाला एंगल हमारा अल्फा है, यहाँ पे देखो तो पी डी बी, ठीक है। बी वाला एंगल तो बी रहेगा। यहाँ पे लिखोगे ट्राइंगल सी, सी और अल्फा कौन सा है, पी सी पी बी। ये इनको देखो तो आपस में सिमिलर हो रहा है, देखो अल्फा तुम्हारा है ना, अल्फा बी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी बी डी पी, है ना, अल्फा है दोनों। और एंगल पी बी डी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, ये क्या है, मतलब कॉमन है दोनों में, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो फिर हम लोग को वही लिखना है रेशियो, तो रेशियो के हिसाब से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो तो बड़ा वाला ट्रायंगल पी बी सी के हिसाब से पहले लिखते हैं। सी बी, सी बी जो है अल्फा के सामने है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, अल्फा के सामने पी बी है, ठीक है। फिर बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से अगर जाओगे तो एक और पी सी लिखते हैं, पी सी, पी सी। तो छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से कौन सा एंगल होगा, मतलब कौन सी साइड होगी, पी डी। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में पी बी, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, सी के सामने है और सी जो एंगल है वो इसके इक्वल है, बी डी होगा ये, ठीक है। अब यहां से तुम्हें जो पता करना है वो ये वाली वैल्यू पता करनी है। अब ये वाली वैल्यू रिवर्स मतलब पता करना है। अगर हमें पी बी सी बी तो पता है 7x है, अगर हमें पी बी पता चल जाए तो हो गया काम। अब पी बी के लिए अगर हम लोग इसको इक्वेट कर दें, ये वाला, तो वहां से हमारा पी बी निकल आएगा। तो पी बी जो है पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी बी, सी बी मतलब 7x इंटू बी डी, बी डी कितना है 2x, तो पी बी कितना हो गया √14x, ठीक है। अब पी डी अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन सी बी। पी बी कितना है √14 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स तो कट जाएगा और ये 7 है तो √2/√7, ठीक है। समझ में आया, देखो ट्राइंगल दो सिमिलर हो गए हैं, ये वाला दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और उसके बाद हमने साइड्स वाला जो होता है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो लिखा है, ये आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अब। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फिर से है, देखो तो इसमें क्या करना है कि वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा कि कुछ हमें पता चले, ताकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट, देखो कितने टर्म है, 5 टर्म है ना, तो 5 टर्म के हिसाब से हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि मतलब थोड़ा सा इस तरह से देखो, पावर बहुत बड़ी है और जब भी ऐसा कुछ आता है तो हमेशा डिवाइड करने का सोचा करो कि हम लोग डिवाइड कर ले जाएं, है ना।
तो डिवाइड करने में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। अब डिवाइड करने में इसको ऐसे देखो कि ऊपर अगर हम लोग ऐसे लिख दें, ठीक है, और 2 स्क्वायर प्लस वो 4 हो गया, और प्लस 1 है क्योंकि नीचे 2018 प्लस 1 चाहिए तुम्हें, 2 की पावर 2018 प्लस 1, तो यहाँ पे +4 कर लो और -3 कर लें, ठीक, ऐसे। अब जरा इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिखा है ये, इसमें और इसमें, इसको एक साथ रखो, 4 कॉमन करो और डिवाइड करो, ये +1 है इधर, 4 कॉमन करो और ऊपर नीचे अगर ये जो बेस है, मतलब जो डिनोमिनेटर, उन दोनों को अलग अलग टर्म करके देखो तो 4 कॉमन करने के बाद यहाँ पे कट जाएगा वो, और -3/2018 प्लस 1 आएगा। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो फिर हमें 4 से थोड़ा सा कम मिल रहा है, बहुत कम नहीं, मतलब 4 -1 नहीं हो रहा, ये जो नंबर है ये बहुत छोटा नंबर है, 2 की पावर 2018 से माइनस कर रहे हो तो छोटा नंबर है, 4 में थोड़ा सा कम हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, 3 मिल गया। अच्छा, सेकेंड वाले में क्या करोगे, इसमें भी 3 स्क्वायर करके निकालना होगा, और फिर यहाँ पे +8 माइनस, मतलब +9 -8 लिखोगे, है ना, तो 9 में माइनस करोगे तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा ये वाला, इसको ऐसे लिखेंगे, 9 कॉमन हो जाएगा, माइनस में आएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2018 प्लस 1 आएगा। तो ये हो जाएगा, ये 9 में से थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग सबका लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर 16, 16 में एक कम कर दो 15, 5 स्क्वायर 25 एक कम कर दो 24, 6 स्क्वायर 36 एक कम करके लिखो, है ना। तो जो हम लोग का फाइनल जो आंसर होना है 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 35, और ऐड करके आंसर बता देंगे कितना हो जाएगा ये, 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, 85, ये हो गया। हाँ, ठीक, समझ में आ गया। हाँ, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। आर बी रिमाइंडर, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। है ना, कैसे, अभी देखोगे तो किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, और इसके बारे में सोचोगे तो अगर उसके हिसाब से लिख पाओ तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक। हाँ, आंसर ये हो जाएगा, अभी भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी ऐसे लिखोगे तो समझ में आ रहा है ना, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 20 20 C1 20 20 बाइनोमियल के हिसाब से ओपन कर दो। अब देखो हर एक में क्या होगा, ये 20 20 मिल जाएगा, हर एक में ये जो पूरा है ये डिविजिबल बाई 2020 स्क्वायर से डिविजिबल है। हाँ, अभी भी ये होगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यही समझना था, ऐसा बाइनोमियल के हिसाब से देखो तो हो रहा है तुरंत। अब यहाँ पे क्या बचा, ये डिविजिबल है, 1 बचा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, तो रिमाइंडर तुम्हारा 0 से 5 के बीच में होगा, हो गया।
ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। Altitude AD and the median AE divides angle A into three equal parts. If BC equal to 28, then the nearest integer to AB plus AC पता करना है। ठीक है, करते हैं। AD ये मीडियन है हमारा, तो AE, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग एंगल मान लें थीटा थीटा थीटा, ठीक, तो हाँ विवीर करेक्ट है, इसका भी यही निकलेगा। देखो थीटा 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 ले लें, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर 28 है तो ई तो पहले डिवाइड कर लिया, ये 14 हो गया, और ये 14 हो गया, तो ये 7 और ये 7 हो गया। अगर ए भी निकालेंगे तो सीधे निकल आएगा ना हमारा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये क्या एंगल कितना होगा, अगर देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना होना चाहिए, इसका हमारा ये होना चाहिए 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ए बी तो सीधे हम लोग निकाल सकते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से अगर लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 बाई ए बी, तो ए बी हो गया ए बी इक्वल टू 7 कॉसेक थीटा हो गया। थीटा निकल आएगा तो हमारा काम हो गया। ठीक है, और ए बी और ए ई दोनों सेम होगा, अभी अल्टीट्यूड था थीटा थीटा डिवाइड, तभी हमने 7 7 भी लिखा है। तो ए ई जो होगा वो हमारा वो भी यही होगा 7 कॉसेक थीटा। और अगर उसके बाद हम लोग ट्राइंगल ए ई सी में साइन रूल लगा दें, तो लिखोगे साइन थीटा बाई 14 साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन 7 कॉसेक थीटा। ए सामने वाला है ना, जो एंगल लिखते हो उसके सामने वाला हमें लिखना होता है डिवाइड में रेशियो के हिसाब से। तो 7 कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये उधर गया, ये 1/2 हो जाएगा साइन थीटा कॉसेक थीटा 1/2 इज इक्वल टू कॉसेक कॉस 2 थीटा। अभी थीटा कितना होना चाहिए हमारा, दिख रहा है ना, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा कितना हो गया π/6 हो गया। ठीक है, π/6 हो गया। अब हमें ए सी निकालना, तो ए सी के लिए फिर से राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, ये वाला है ना। और क्योंकि ये कितना है 2 थीटा और ये कितना है 14, तो ए सी क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखें 14 डिवाइडेड बाई ए सी। तो 14 ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 कॉसेक 2 थीटा। ठीक है, अब सॉल्व करना है हमें। तो हमारा पहला था ये वाला 7 कॉसेक थीटा, ठीक है, और दूसरा ये लिखा है, अभी तुम सॉल्व करो तो पता चल जाएगा। दोनों को ऐड करना है, तो 7 कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक π/6 इंटू 2 प्लस 14 कॉसेक 2 थीटा मतलब कॉसेक π/3 आएगा। π/3 मतलब √3/2/√3। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करोगे तो 14 के बाद हमारा 14 इंटू 1 प्लस 2/√3। अभी सॉल्व कर लो, √3 प्लस 2 अपॉन √3, सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पे वैल्यू बस रखनी है, और उसके बाद आंसर इसका
सही लिखा है ना, 7 ए सी सही लिखा है ना हमने, 2 थीटा था ये, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ लिख दिया ना यहाँ पे, ये गड़बड़ है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये होगा, सॉरी ये तो 14 नहीं है, साइन 2 थीटा होगा 21, 21 डिवाइडेड बाई ए सी, तो यहाँ पे लिखोगे 21, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये अब यहाँ से ये वाला गया, बचेगा कितना, यहाँ से अगर 7 × 3 लिख दो 14√3, मतलब 1 + √3 ये आएगा, 14 × 1 + √3 बनेगा, तो 1 + √3 मतलब 2.7, नॉट 2.1, 1.73 2.7 हो गया, और 14 × 2.7 करना है, 2.732, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं अब। Number of permutation of the letter A1, A2, A3, A4, A5 in which the first letter A1 does not occupy the first position from the left and the second letter A2 तुम्हारा दूसरी पोजीशन पे नहीं आना है, तो A1 तुम्हारा फर्स्ट पे नहीं आना है और A2 तुम्हारा दूसरे पे नहीं आना है, तो ठीक है करते हैं। तो इसमें केस बना के कर दूं, मतलब जैसे अगर हमारे पास 5 हैं, ठीक है, तो हमने A1 को फर्स्ट पे नहीं रखा, हमने A1 को यहाँ रख दिया पहले, तो अगर A1 को यहाँ रखोगे तो A2 के पास कितनी पोजीशन हो गई, 4 हो गई, 4 में से कोई एक जगह A2 रख दो, सेकंड पे नहीं आ रहे हो ना, तो बाकी सब जगह में तो कहीं ना कहीं आ ही सकता है। बाकी कितने बचे, 3 लोग बचे 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कैसे भी अरेंज करो, ठीक, तो ये हो गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पे रख दें A1, तो A2 के लिए कितनी जगह बचेंगी, सेकंड पे आ नहीं सकता, 1 2 3 जगह बची, तो 3C1 से तुमने क्या किया, A2 को ये रखा हुआ है ना, 3C1 से A2 रखा, बाकी क्या बचा 3 फैक्टोरियल। अब A1 अगर यहाँ पे हो या यहाँ पे हो एक ही बात है, मतलब जो परमुटेशन होगा वो उतना काउंट यही बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, सेकेंड पोजीशन को छोड़ के कहीं पे, फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ के कहीं पे भी होगा, तो हर बार यही लिखना है, तो इनटू में और क्या कर दें, 3 और कर दो, कितना हो गया 24 + 54, आया समझ में। तो परमुटेशन का क्वेश्चन है बहुत, मतलब केसेस बना के देखो कर लिए हैं, हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया आंसर, ठीक, चलो नेक्स्ट। देर आर m बुक्स इन ब्लैक कवर एंड n बुक्स इन ब्लू कवर, ये तुम लोगों ने क्वेश्चन किया है इस तरह का, इस तरीके का है ना, तो अगर इसको करोगे तो बहुत इजी है, कैसे, m + n बुक को अरेंज करना है, ऑल बुक्स इन ब्लैक कवर आर पुट साइड बाय साइड, मतलब साथ में रखना है ना, तो साथ में रखना है तुम्हें, तो हो गया ये, देख लो m बुक्स तुम्हारी अलग है ब्लैक, और n बुक्स ब्लू, हाँ एकदम अभी भी करेक्ट है एकदम, है ना, तो वही बोला गया है इसमें कि जो इतना बुक्स ब्लैक कवर को साथ में रखना है, मतलब ब्लैक को तुम मान लो 1, ठीक है, इसको 1 मान लो, और बाकी n बुक्स में तो ऐसा कंडीशन है नहीं, तो टोटल n + 1 हो गए, मतलब इसको तुमने ऐसे
बांध दिया। ठीक है, तो n+1 के हिसाब से अगर इसका अरेंजमेंट लिखोगे तो n+1 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि बुक्स हैं तो बुक्स के अंदर भी तो जैसे ए और बी अंदर यहाँ पे फंसी हुई है, तो बी और ए भी तो लिख सकते हैं, तो उसका भी अरेंजमेंट लिखना पड़ेगा, तो n+1 फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। हाँ, तो अभी फिर बी करेक्ट है एकदम, ये होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला सिंपल था एकदम, ये वाला देखते हैं। 5 डिजिट नंबर ABCD व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 9 गिव्स द 5 डिजिट नंबर। रिवर्स हो रहा है बस, रिवर्स हो रहा है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखो यहाँ से 5 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 से और 5 डिजिट नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तुम्हारा जो ए है ये क्या होना चाहिए। अगर ए को हम लोग जीरो तो लिख नहीं सकते, 5 डिजिट नंबर है। वन लिख सकते हो, टू लिख सकते हो, 9 तक लिख सकते हो। तो अगर तुमने कहा कि यहाँ पे टू है जैसे, तो 9 2 18 हो जाएगा, तो 6 डिजिट नंबर बनने लगा। तो हमें तो 5 डिजिट चाहिए। तो 5 डिजिट के हिसाब से अगर देखोगे तो हाँ, स्टार्टिंग विद अभी भी 1 है एकदम, तो A 1 हो गया। इसके हिसाब से लॉजिक लगाते हुए, लॉजिक वाला ही क्वेश्चन है। A 1 हो गया। अब ई, ई हमारा इस तरह से है कि रिवर्स किया है तुमने, है ना। तो यहाँ पे और ये क्या हो रहा है। अगर तुम 9 यहाँ पे लिखोगे 1, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, तो यानी ये जो है यहाँ पे ये 9 आ रहा होगा, है ना। हाँ, E 9 हो गया, बिल्कुल E 9 हो गया। अब नंबर हमें फर्स्ट और लास्ट वाला पता चल गया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग। बिकॉज A = 1 एकदम करेक्ट है। तो 1 B C D और 9। ठीक है, अब बी के बारे में सोचो फिर से। बी अगर हम लोग कुछ भी लिख दें, जैसे 1 के अलावा जैसे 2 लिख दें, तो 9 2 जा 18, एक यहाँ पे कैरी कर जाएगा। और अगर यहाँ से कुछ कैरी आ रहा है तो 9 1 जा 9 में ऐड होके वो हमारा 6 डिजिट बनने लगेगा। यानी बी जो हमारा हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो अगर हम लोग पहले बी को 0 लेके चलते हैं, ठीक है, 1 0 C D 9 करके, ठीक है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 8 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ऐसा कुछ देखना है ताकि ये 0 यहाँ पे आए। तो डी हमारा क्या होना चाहिए, डी हमारा इस तरह से हो कि उसमें ऐड होके लास्ट में 0 बनना चाहिए। तो अगर डी का 9 का टेबल भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो 9 के हिसाब से अगर जाओगे, ये वाला देखो बन रहा है। इसमें तुम अगर 8 ऐड कर दो तो 0 बनेगा। यानी डी हमारा क्या हो सकता है, 8 हो सकता है ना। डी हमारा 8 हो सकता है। तो अभी अभी हमने लिखा 1 0 C और 8 और 9, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब अगर हमने कहा कि ये ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब करोगे तो 8 ऐड करने के बाद 0 आएगा, डिवाइड, और यहाँ पे 8 बचा, फिर से लास्ट में 8 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 8 कैरी हुआ। अब सी का तुम्हें देखना है कि सी हमें क्या लिखना है, और सी इस तरह से लिखना है कि हमारा जब पलटो तो ये वाला जो 8 है इधर आ जाना चाहिए। तो सी हमें क्या लिखना चाहिए, 9 लिख देना चाहिए ना। मतलब सी ऐसा लिखो ताकि ये वाला जो 8 है, ये भी देख सकते हो कि जो पूरा नंबर है ना वो डिविजिबल बाय 9 भी हो। तो अगर 1 8 9 के हिसाब से चल रहे हो तो 18 हो गया। और 18 अगर देखोगे तो यहाँ पे 9 ही बचता है, 1 0 9 8 9।
ठीक है, ये हो सकता है। समझ में आया, ये हो सकता है, यही यही है। अब बी इक्वल टू वन लेके चलो, 1 1 CD9 और फिर तुमने कहा कि स्टार्ट करो, तो यहाँ पे तुमने लिखा 1 8 कैरी हो गया। अब तुम्हारा ऐसा कोई नंबर है जिसमें हमारा डी की यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो अगर हम लोग ने बोला कि कौन सा 8 कैरी किस में करके 1 आ जाएगा, इसमें, है ना, 63। तो तुमने कहा कि यहाँ पे अगर हम लोग 6 लिख दें इस पे, 1 1 C 7 लिख दे और ये 9 है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसा कुछ रखना है कि सी, फिर से हमें सी देखना है कि क्या होगा। तो 1 1 हो चुका था, अब यहाँ पे फिर से वो देखो कि हो क्या सकता है। जैसे इस ये जो बाद में सी वाला नंबर बच रहा है ना, केवल सी, उसको तुम ऐसे देखो कि जो पूरा नंबर है ना वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, सम जो होना चाहिए वो पूरा डिविजिबल, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वो नंबर ला रहे हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो गया। अब ये क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 9 हो सकता है। अगर तुमने 0 और 9 रखा, तो 0 रखने पे वो यहाँ पे 0 वाला पार्ट कट जाएगा, मतलब 0 यहाँ पे रखोगे तो ये जब तुमने ये लिखा है ना, तो यहाँ पे 63 + 8 कितना हो गया था, 71, यहाँ 7 आ जाएगा, तो वो वाला कैंसिल हो गया, 0 नहीं हो सकता। फिर 9 9 अगर हो सकता है तो अगर 9 रखोगे तो 9, और फिर वो बीच वाला जो सी है ना वो वापस नहीं आ पा रहा, वो सी तो हमें वहीं पे, वो जो सी है वो तो वहीं पे उतना ही वैल्यू आनी चाहिए थी, तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो इधर से नहीं आएगा, बी इक्वल टू 1 के लिए नहीं है ना, ये है ना, ये आंसर बन रहा है। तो क्या पूछा है, सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज 10989 का 0, 9 + 9 18 + 27, ठीक, आ गया समझ में, अभी भी आ गया ना, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट वाला। हाँ, 61th क्वेश्चन क्या था वो इसमें लिखा हुआ है, देख लो। कह रहा है कि ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर विथ नो डिजिट बीइंग 0, लेट बी सबसेट ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ all number x such that no permutation of the digit of x gives a number that is divisible by 4, ठीक है, then the probability of drawing a number from b with all even digits is। तो ऑल इवन डिजिट्स, तो हमें जो निकालना है वो बी के बारे में देखना है, बी हमारा क्या हो सकता है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर विद ऑल इवन डिजिट, और बी हमारा ऐसा है कि 4 से डिविजिबल नंबर नहीं होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है ना। तो अभी तुम ऐसे सोच सकते हो कि पहले तो अगर मान लो दो नंबर मत लेना ना जिसका ऐसे करने पे वो 4 से, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ही देखा जाता है। तो अगर हम लोग सारे ऑट ले लें, जैसे 1 3 5 7 9 ले लें, इनमें से अगर तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो लास्ट 2 डिजिट जो है ना 4 से डिविजिबल नहीं आएगा, तो हमारा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो क्या होना चाहिए, 5 पॉसिबिलिटीज के लिए, मतलब पहला प्लेस को तुम 5 से भर सकते हो, फिर 5 फिर 5 फिर 5, तो 5 to the power 4 वो हुआ जिसमें ऑड नंबर है केवल, ठीक है। अच्छा, केवल इवन वाला अगर देखो तो, केवल इवन वाला मतलब 1 3 5 7 9 नहीं, 2 4 6 8, अगर मान लो 2 4 ले आए तब तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर 2 8 ले आए तो भी 4 से डिविजिबल, 4 8 ले आए तो भी, 4 4 आ गया तो भी, 2 2 आ गया तो नहीं, है ना।
तो हमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 4 के साथ नहीं आना चाहिए। 4 के साथ हमारा 6 भी नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। तो 4 तो अभी इवन के साथ हम लोग नहीं लेंगे, तो हम लोग ले सकते हैं 2 और 6 ले सकते हैं, है ना। 2 और 6, अब इसमें 2 और 6 लिखो या 6 2 लिखो या 2 2 लिखो या 6 6 लिखो, लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। इसके अलावा तुम अगर 2 6 के साथ 4 भी ले आए तो फिर वो 4 6 4 हो सकता है ना। तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। और 8 ले आए तो 28 या फिर बन जाएगा, तो 2 के साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 6 तुम ला सकते हो इवन डिजिट के हिसाब से। यहाँ पे 2 6, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 जो है ना फेवरेबल वाला आ गया हमारा, ये फेवरेबल है। लेकिन अभी और भी अगर हो सकता है तो हमें बनाना होगा। जैसे सारी ऑड रखो और एक इवन रखो, तो सारी ऑड रखने में 1 3 5 7 9 और 2 रख लिया जैसे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 हो सकता है 12, तो 4 से डिविजिबल होगा। 3 2 4 से डिविजिबल है, तो 1 3 5 7 के साथ 9 के साथ 2 मत लाओ। ठीक है, 4 ला सकते हो। तो हमने कहा 1 3 5 7 9 के साथ 4 ले आओ, और 4 को रखना ही है, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो फिर ये वाली रिपीट हो जाएगी। और क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9 के साथ 6 ला सकते हैं? 6 नहीं ला सकते, 36 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 79, वो सब डिविजिबल है। 8 ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि 4 प्लेस थे, ये 4 प्लेस थे, इनमें से एक जगह तुमने 4 डाल दिया, 2 4 भी नहीं ला सकते हो, तो 4 प्लेस में एक जगह तुमने 4 डाल दिया। फिर बाकी सब जगह में ऑड नंबर लाना है, तो ऑड नंबर के लिए 3 जगह बची, एक प्लेस को भरने के लिए 5 पॉसिबिलिटी, तो 5 to the power 3 हो गया ये। और इसमें भी वही चीज है, 8 वाला भी वही 4 के हिसाब से, तो इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा ये, 125 × 8, 1000। और ये कितना हो जाएगा, 625, और ये कितना है 16, ऐड कर दो, टोटल आ गया बी का 1641। और फेवरेबल कितना हुआ, फेवरेबल हमारा हुआ 16। तो आंसर क्या हो गया इसका, 16/1641। ये वाला हमने यहाँ कंसीडर कर लिया था, ये वाला यहाँ पे कंसीडर हो गया। ये 2 का जो मल्टीप्लाई लिखा है ना, वो इसीलिए लिखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ए बी सी बी ट्राइंगल सच दैट ए बी 4 है, सी बी 5, बी सी 5 है, सी ए 6 है, बनाते हैं। ए बी 4 है, 5 है, 6 है, और डी ई एफ ऑन ए बी बी सी और सी ए, डी डी ई एफ सच दैट ए डी इज इक्वल टू 2 है, ए डी इज इक्वल टू 2, बी ई इज इक्वल टू 3 है, सी एफ इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग बीच वाले में अगर तो साइड पता होता तो कर लेते हैं, है ना, लेकिन नहीं पता है तो हम लोग एक तो काम कर ही सकते हैं ना, कि एंगल अगर कुछ आइडिया लग जाए तो भी हो सकता है।
और एंगल का आइडिया हमें पता चल सकता है अगर हमें पूरा ट्राइंगल का एरिया पता हो जैसे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, हाफ ए बी बी सी साइन बी इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया, ऐसा। अच्छा ठीक है, तो हो गया ये। तो ऐसे ये भी, इसका भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इसको भी लिख सकते हैं हाफ बी डी और बी ई और साइन बी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब साइन भी अगर पता हो तो हमें पता चल जाएगा, तो और साइन भी अगर रेशियो में ही अगर पता कर लो ज़्यादा अच्छा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने लिखा, डेल्टा लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर लिखोगे तो हाफ ए बी सी बी साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हमने डेल्टा बोल दिया। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई लिखें तो क्या लिखेंगे, हाफ बी डी इंटू बी ई, साइन भी लिखेंगे, इसको डेल्टा वन बोल दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग रेशियो में निकाल लें तो ये कट जाएगा, ए बी सी, साइन भी कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा। ए बी और सी बी भी पता है, बी डी और डी ई भी पता है, ठीक है, तो हो गया डेल्टा बाई डेल्टा वन, कितना हुआ, ए बी इंटू सी बी, ए बी इंटू सी बी के अंदर ए बी फोर है और सी बी कितना है, फाइव है, 20 डिवाइडेड बाई बी डी इंटू डी, बी डी कितना है, ये टू था तो ये भी टू हुआ, बी डी इंटू सिक्स हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 10 डिवाइडेड बाई थ्री, डेल्टा बाई डेल्टा वन हो गया। फिर अगर दूसरा एंगल तुम इसका डेल्टा टू लिख रहे हो, ये डेल्टा वन हो गया था इसका एरिया, इसको डेल्टा थ्री लिख दें, और ये डेल्टा डैश भी हम लोग बाद में निकालेंगे। तो अगर हम लोग डेल्टा बाई डेल्टा टू निकाल दें तो कितना हो जाएगा, उसका बस साइड का मल्टीप्लाई देख लो, 6 × 5 30, इधर कितना हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा, तो 4 2 8, ठीक है। कितना हो गया ये, 15 डिवाइडेड बाई 4। फिर डेल्टा बाई डेल्टा थ्री भी आ जाएगा, कैसे, 4 और 6 24, 2 और ये कितना है 4 है, तो ये भी 2 होगा, कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 हो गया, 6/1, ठीक है। तो सारा डेल्टा वन जो होगा डेल्टा के टर्म में आ गया, डेल्टा टू भी डेल्टा के टर्म में आ गया, डेल्टा थ्री भी डेल्टा के टर्म में आ गया, तो तीनों का सम प्लस डेल्टा डैश डेल्टा होगा। मतलब अगर डेल्टा डैश निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पूरा जो डेल्टा है उसमें से माइनस कर दें सब, है ना, और वो कितना हो जाएगा, डेल्टा वन की वैल्यू कितनी है 3 डेल्टा बाई 10, ठीक है। डेल्टा टू की वैल्यू है 4 डेल्टा बाई 15, ठीक है, और डेल्टा थ्री की वैल्यू है डेल्टा बाई 6, ठीक है। तो डेल्टा डैश कितना हो जाएगा, डेल्टा कॉमन कर लो, कितना हो गया ये, 1 - 3/10 -4/15 -1/6। और हमें जो निकालना है वो यही है, डेल्टा डैश बाई डेल्टा निकालना है, ये निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी निकालना है। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, हो गया ये 90 ले लो, ऊपर क्या हो जाएगा 9 90 -27 -24 15, ठीक है। 27 24 कितना हुआ 51 51 15, 51 और 15 हुआ 66। सॉल्व कर लो इसको, देखो 66 और 90 -66 कितना हुआ 24 24
डिवाइडेड बाई 90, 6 से डिवाइड कर लो, 4 डिवाइडेड बाई 15, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। गुड मॉर्निंग S2A। तो इसमें क्या रेशियो देखा है, बस रेशियो के हिसाब से सॉल्विंग कर लिए, 4/15 आंसर हो गया हर एक का। अगर तुम इसके हिसाब से देखा, बाकी फिर हमें दिख रहा है कि साइड्स का मल्टीप्लाई देख के बस डिवाइड रेशियो बन रहा है, और वही हमने किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर, ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 65। हाँ, इसका देखो वैसे देखो दिख रहा है ना, एक्स क्यूब और वाई क्यूब है 65 है, तो हमें एक्स और वाई तुम्हारा इंटीजर भी है, तो तुम रख के भी कर सकते हो। और क्यूब है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इससे बड़ा नहीं जाओगे, कि हमें अ, मतलब इस बहुत बड़ा नहीं जाओगे, क्योंकि क्यूब है, अगर तुम 5 के ऊपर निकल गए तो 125 होने वाला है, और फिर कैसे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालना है। ठीक है, 2 होगा बिल्कुल। या तो तुम ऐसे देख लो, मतलब सॉल्विंग के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे दिख रहा है ना 1 और 4 दिख रहा है, तो 4 1 भी लिख सकते हो, है ना। और अगर तुम 1 को रखे हुए उधर 5 के आसपास जाओगे, ऊपर चले जाओगे, तो फिर वो ज़्यादा होने लगेगा। फिर इधर अगर 2 रखोगे और इधर भी तुम ऐसे रख रहे हो, तो भी क्यूब हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे 2 क्यूब 8 हो गया, 3 क्यूब 27 हो गया। हाँ, 1441। हाँ बिल्कुल से श्वेता, 1441। तो कहने मतलब है कि बहुत ऊपर जाओगे तो वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, मतलब अगर 6 क्यूब लिखते हो तो बहुत ज़्यादा है ना। और बाकी तुम इस तरह देख सकते हो कि फैक्टराइज कर लो, ऐसे इसको लिख दो, इसको भी फैक्टर के हिसाब से लिख दो, है ना। तो 5 13, या 13 मतलब अलग अलग केसेस के हिसाब से, और फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। मतलब जितने केस, लेकिन क्योंकि क्यूब है तो ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। क्यूब है तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा अगर आगे जाओगे, जैसे 1 4 हमें दिख गया था ना, 4 के उधर तो जाना नहीं है, और 2 के हिसाब से चलोगे। ये भी ध्यान रखना है कि इवन ऑड वाला चक्कर है ना। ऑड ऑड होगा, मतलब ऑड और इवन होना चाहिए। अगर 2 रख रहे हो तो इधर 3 और 5 के हिसाब से बनेगा, तो अगर 3 पे पहुंचे तो हुआ नहीं, और 5 पे पहुंचे तो ज़्यादा होने लगा। माइनस साइड में तुम देख सकते हो, माइनस साइड में फिर नेगेटिव आने लगेगा अगर तुम ज़्यादा उधर चले जाओगे तो। ठीक है, तो बाकी इसमें देखोगे तो तुम x प्लस वाई इक्वल टू 5 रखो, x प्लस वाई इक्वल, इसकी वैल्यू इक्वल टू 13 रखो। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस एक्स, यहाँ रखो, क्वाड्रेटिक आएगी, उस क्वाड्रेटिक से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो जब इंटीजर आएगा तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका जो वैसे लॉजिक से आंसर बनेगा वो ये है। बाकी सॉल्विंग तुम यहाँ से कर सकते हो, ऐसे करके। बाकी दूसरा केस भी ले लेना उससे, लेकिन जब तुम देखोगे तो सॉल्विंग हो जाएगी आराम से। यहाँ पे y कितना हो गया, 5 माइनस एक्स, यहाँ पे रख दो। और फिर सॉल्व करो, एक्स इंटीजर आएगा, और इंटीजर मतलब आना चाहिए, अगर नहीं आया तो ये वाला रिजेक्ट कर देंगे, अगर आ गया तो फिर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल के रखनी है, इसी से आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा करोगे तो इंटीजर नहीं बनेगा फिर वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 सॉल्यूशन हो गए इसके। नेक्स्ट, right circular cone with height edge contains some water when its base is placed on flat surface, and the height of the vertex from the water level is a unit. When it is kept upside down, the height of the base from the water level is a by 4 units.
ठीक है, देन द रेशियो ऑफ एच बाई ए निकालना है। ठीक है, तो पहले तुम्हारा इस तरह था, फ्लैट सरफेस पे तुम्हारा बेस रखा है ऐसे करके, ठीक है, और इसमें कुछ हाइट तक वाटर है, और दूसरा है तुम्हारा जब तुमने इसको अपसाइड डाउन रखा है ऐसे करके, तो फिर इससे ही इसमें कुछ ना कुछ वाटर है। अच्छा, सॉल्व कर लिया, ठीक है, बिल्कुल यही है ना। इसमें भी वाटर है और इधर भी, मतलब वही पलट के रखा है तो और कुछ नहीं। अब इसमें यहाँ लेवल, इसे बोला कि हाइट ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द वाटर लेवल इज ए यूनिट, ठीक है, और हाइट जो है इसकी एच है, और यहाँ पे जो, यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ द बेस फ्रॉम द वाटर लेवल इज ए बाई 4 यूनिट, ठीक है, और हाइट तो अभी भी एच है। तो देखो, अगर पलट रहे हो तो वॉल्यूम तुम्हारा दोनों में सेम होगा, बस यही हमें करना है। और ठीक है, वॉल्यूम बस सेम करना है। तो वॉल्यूम सेम करने के लिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम इसका वॉल्यूम निकालो वाटर का, और इधर भी वाटर का वॉल्यूम निकालो, तो तुम्हें तुम्हें जो चाहिए होगा वो ये वाला। अगर इसको तुम आर ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा उससे निकलेगा, सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से निकलता है ना। इसमें लिखोगे आर बाई एच इज इक्वल टू, ये मान लो एक्स है इसकी रेडियस, तो एक्स बाई ए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए आर बाई एच। ठीक है, इधर तुमने कहा कि ये y मान लेते हैं, y, ठीक, तो और ये तो हमें पता ही r थी, तो अभी क्या लिखोगे, r बाई एच इज इक्वल टू वाई अपॉन एच माइनस, ये जो हाइट है कितनी है, h माइनस ए बाई 4, y निकल आया। अच्छा, हाँ हो सकता है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर भी है, मतलब सॉल्व करने पे तो दिख ही रहा है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया ना, और उसके बाद फिर हम लोग अब ये वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, दोनों में वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो पहले वाले में 1/3 पाई, पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, पहले तो आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 1/3 पाई, इसमें तो सीधे यही वाला दिख रहा है ना, तो पाई वाई स्क्वायर इंटू एच माइनस ए बाई 4, एक्स की वैल्यू रखो, आर स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखोगे, आर के टर्म में आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा, 1/3 पाई भी हटा दो, तो आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा एच माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, ए तो था ही, एक्स स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आएगा, मतलब ए क्यूब बाई एच स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1/3 पाई चला गया था, ए स्क्वायर करोगे तो एच माइनस ए बाई 4 क्यूब डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये बनेगा। और फिर अभी देखो क्या होने वाला है, एच बाई ए निकालना है तुम्हें, तो अभी अगर तुम इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो एच बाई ए क्यूब बाहर करके काट दो, तो ये एच बाई ए का होल क्यूब -1, ठीक है, और इधर से भी तुमने कहा कि उधर भी, यहाँ से तुमने कहा ए क्यूब निकालो, उसको डिवाइड करना है, तो इधर से एच भी निकाल, एच बाई ए -1/4 का क्यूब, ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इधर क्या है, इधर तो सीधे एच क्यूब माइनस एच क्यूब अपॉन ए क्यूब ही लिखना है, तो जब सॉल्व करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एच क्यूब अपॉन ए क्यूब -1/64, ठीक है, -3ab इंटू, तो -3ab इंटू ए माइनस बी, तो -3 एच बाई ए एच बाई
ए बाई ये 4 भी था, -1/4 ये बन रहा है। एच क्यूब अपॉन ए क्यूब तो वैसे कैंसिल हो गया है, देखो इधर और इधर, तो क्वाड्रेटिक आ रही है एक तरीके से, और वो क्वाड्रेटिक हम लोग को सॉल्व करनी है। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे, ये समझ में आ गया था हमको, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। एच क्यूब ये कट गया, -1 आ गया इधर, और उधर हो जाएगा -1/64 -3 h/a को t मान लो, ठीक है, तो 3/4 t² और प्लस 3/16 t। 1 को उधर ले जाओ और एलसीएम ले लो 64, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 उधर आ गया था, और 64 -1, और इसमें कितना हो जाएगा 48t² प्लस 12t। तो 48t² 63 है, सबको इधर 64 को इधर, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16t² -4t, और यहाँ पे आएगा माइनस कितना 21। बस ये, अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। हाँ, तो अभी t के माइनस भी प्लस माइनस करो, और दिख रहा है कि बाई 2a कॉमन करने में 16 नीचे आ रहा था, और ऊपर अगर देखो तो 4 + -√16 का स्क्वायर और 4 × 21। हाँ, तो ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, नीचे तुम्हारा 4 कॉमन होके कट रहा है, तो नीचे 64 बन रहा है, 2a में 60 नहीं 32 बनेगा, और 4 कॉमन करके काटोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 आना चाहिए था हमारा, और बाकी तुम्हारा 16 + 4 × 16 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 84, ये बन रहा है। हाँ, तो यही सही है, ठीक है, हो गया, ठीक है, तो ये वॉल्यूम बस इक्वेट किया, उसके बाद फिर टी में क्वाड्रेटिक आ गया और सॉल्व किया है फिर। चलो नेक्स्ट, consider the following two statements: if n is a composite number then n divides n minus 1 factorial। ठीक है, तो जैसे मान लो कंपोजिट नंबर है तुम्हारा, ठीक है, तो प्राइम तो नहीं ले सकते इसमें, तो लेकिन अभी अगर अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख दें, तो 4 क्या 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अभी बड़े में जाते जाओगे तो शायद बड़े में जाते जाओगे तो कर ले जाएगा, जैसे तुमने कोई भी नंबर ले रहे हो तो फैक्टोरियल भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके 2 फैक्टर तो बीच में मिल ही जाएंगे, है ना, तो 2 फैक्टर बाकी के लिए डिवाइड कर लेंगे, लेकिन यही नंबर नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब ये ऐसे, और यहाँ पे कहीं फॉल्स है, नहीं है, यहाँ पे भी है, तो अभी ये देख रहे हैं कौन सा हो सकता है, तो ये बी और डी में कोई हो सकता है, ठीक है, एक एक आंसर निकालने पर भी चेक कर लेंगे, कहीं मान लो बीच में आ गया तो फिर देखते हैं। अब हमारा क्या है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर, ये लिखा है, इसको अगर यहाँ पे हम लोग n कॉमन कर लें तो n² + 2n + 1 हो रहा है, तो n × n + 1 का होल स्क्वायर है, और ये किसको डिवाइड करना है, n फैक्टोरियल को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर लिखा है लेकिन ऑलवेज नहीं लिखा है, तो अगर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो देखते हैं। जैसे अगर हमने लिखा, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, बड़ा नंबर लिखो कोई थोड़ा सा, तो जैसे हमने लिखा 15 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे क्या होगा 15, मान लो n की वैल्यू 15 लिखी है ऐसे, तो ये बन जाएगा 15 16 × 16, ये कितना हो जाएगा 15 फैक्टोरियल 4 14 13 ऐसे करके, तो एक से एक हमारा ये 4 4 और 5 और 3 कट गया,
8 हमारा मिल रहा था, 8 × 2, बाकी 14 में अगर तुम्हारा 14 भी है, 12 भी है, 10 भी है, 6 भी है, 2 भी है, तो वो अपने आप 416 मिल रहा है, तो डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे कई सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये होगी जब हमारे पास ये अगर इवन प्राइम नंबर मिल रहा है, जैसे मान लो तुमने लिखा एन की वैल्यू लिख दी, यहीं पे 16 लिख देते, तो ये 16 हो जाता और ये 17 17 होता दो बार, और वहां पे होता 16 फैक्टोरियल। तो 16 फैक्टोरियल के अंदर 17 17 नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आ रहा है। तो जब तुम इसको देखोगे तो इसके हिसाब से कि मैनी इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर तो ठीक है, लेकिन ये अगर ऐसा कुछ होता है कि प्राइम नंबर क्या एन की वैल्यू प्राइम हो सकती है, तो एन की वैल्यू प्राइम नंबर के लिए डिफाइन नहीं, मतलब डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। बाकी और जो नंबर है उनके लिए आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जो ये लिख रहे थे, ये वाला कैंसिल हो गया, सेकेंड ट्रू है, ठीक है। तो सेकेंड हमारा, मतलब सेकेंड नहीं, थर्ड वाला सेकेंड ट्रू है, तो ये जो इसमें दिख रहा है डी वाला, वो हमें हमारे पास आ गया आंसर। पहला फॉल्स हो गया। पहला भी अगर उसने जनरलाइज ना लिखा होता, मतलब सबके लिए नहीं होता, लेकिन बहुत सारे नंबर्स के लिए हो रहा है, सबके लिए नहीं होता, तो फिर वो भी ट्रू हो जाता, पर सबके लिए ऐसे बोल दिया तो फिर फॉल्स है, क्योंकि 4 वाला ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हो गया, हाँ, ठीक है। तो कहने वाला भी पेपर बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं था कि डिफिकल्ट है, एक दो क्वेश्चन तो चलो मान लेते हैं, लेकिन ये करने लायक पेपर था, तो कट ऑफ भी इसका ठीक ठाक जाएगा, है ना। तो ठीक है, अब देखो कैसे क्या हुआ है बाकी, क्योंकि प्रैक्टिस जो ज्योमेट्री की प्रैक्टिस ठीक ठाक करनी है, ट्राइंगल और सर्कल को लेके वो सब ज़्यादा इसमें दिख रहा था, बाकी लॉजिक वाला भी बहुत ध्यान में रख के लॉजिक लगा के सॉल्विंग करी हुई है ना। तो ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना, फिर ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग।